हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल कुमार यादव स्वागत करता है आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस 9801 पर। पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित प्रश्नों का हल करवाए थे। एक्सरसाइज 3.3 चल रहा है, जिसमें है ना क्वेश्चन को हल करना है। आइए हम लोग क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है? 3.3 में कितना नंबर क्वेश्चन चल रहा है? 3 नंबर का 2 नंबर रोमन 2 नंबर चल रहा है। नहीं, तीन का 1 नंबर हम बता दिए हैं। नहीं, दूसरा क्वेश्चन बताना है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो कहता है उन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले समझना है संपूरक कोण किसे कहते हैं। ये ज्यामिति का एक है ना, ज्यामिति का हिस्सा है ये। तो ज्यामिति में पढ़ा होगा संपूरक कोण और पूरक कोण। तो जब दो कोणों का योगफल है ना 90 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण को हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और दो कोणों का योगफल यदि 180 डिग्री होता है, तो उनमें से प्रत्येक कोण को हम एक दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यानी जैसे 120 डिग्री है ना, और ये 60 डिग्री है, इन दोनों को मिलाने पर कितना डिग्री हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब 120 डिग्री भी संपूरक कोण है और 60 डिग्री भी संपूरक कोण है ना। तो 120 डिग्री का संपूरक कोण हुआ 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक कोण हुआ 120 डिग्री। तो यानी दो कोणों का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो वे दोनों कोण क्या कहलाएंगे? संपूरक कोण कहलाएंगे। यानी 120 डिग्री और 60 डिग्री एक दूसरे का संपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि दो संपूरक कोण जो है वो एक दूसरे से है ना, तो दो संपूरक कोण है, उसमें एक कोण बड़ा है, दूसरा संपूरक कोण छोटा है। और कहता है कि छोटे कोण से, यानी जो बड़ा संपूरक कोण है वो छोटे संपूरक कोण से 18 डिग्री ज्यादा है ना। यानी छोटा संपूरक कोण कुछ होगा, उससे कितना ज्यादा है? बड़ा संपूरक कोण 18 डिग्री ज्यादा है। तो हमें यहाँ पर संपूरक कोण मालूम है भी नहीं, न तो दोनों में से कोई भी संपूरक कोण मालूम नहीं है। यदि हमसे पूछे कि बताइए, हमको दे दे कि एक संपूरक कोण 60 है, तो बताइए दूसरा संपूरक कोण क्या होगा? तो तुरंत हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 होता है। तो 180 में एक कोण 60 है, तो दूसरा 180 घटा 60 120 होगा ही, निकाल लेंगे। कम से कम हमको तो एक संपूरक कोण मालूम होना चाहिए। यहाँ हमें एक भी मालूम नहीं है और दोनों का दोनों हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? है ना, तो पता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? संपूरक कोण को हम मान लेंगे। ठीक है। तो मान लिए कि एक संपूरक कोण x है, तो दूसरा कितना होगा? यानी छोटा संपूरक कोण को ये मान ले, क्योंकि बड़ा संपूरक जो कोण है वो छोटका से 18 ज्यादा है। तो छोटके को हम x मान लिए, तो बड़ा संपूरक कोण कितना होगा? इससे ज्यादा होगा 18। यानी इसमें 18 ज्यादा कर देंगे, यानी इसमें हम 18 जोड़ देंगे, तो बताओ वो बड़ा संपूरक कोण होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना छोटा संपूरक कोण बराबर छोटा संपूरक कोण क्या होगा? हम मान लिए x। तो बड़ा संपूरक कोण कितना होगा? तो क्वेश्चन में बोला है, अच्छा बड़ा संपूरक कोण कितना होगा? इससे 18 ज्यादा होगा। लेकिन एक चीज यहाँ पर जो है, तब तो एक चर में हो जाएगा, तब हो जाएगा ये द्विघात समीकरण में। हमको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर दो चर वाला, तो दो चर वाला में यानी दो चर होना चाहिए। यहाँ पर देखो एक ही चर रह गया, तो ये इसको हम द्विघात समीकरण से भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं दो चर, तो द्विघात समीकरण न करके क्या करेंगे? तो हम मान लेंगे कि छोटा को x, बड़ा को y। ठीक है। या तो बड़ा को x, छोटा को y मान लेंगे। ठीक है। हम बड़े को x मान लेते हैं। ठीक है। यहाँ कह देते हैं बड़ा, तो बड़ा संपूरक कोण क्या मान लिए? x।
छोटा को क्या मान लेंगे, तथा छोटा समपूरक कोण कितना हो जाएगा, छोटा समपूरक कोण हो जाएगा y मान लेंगे, कितना हो जाएगा y। तो ये दोनों हम क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए, यानी अपने मन से क्या कर लिए, मान लिए कि छोटा है y है, बड़ा x है। अभी दोनों का अंतर कर रहा है, यानी अंतर करने का मतलब हुआ कि y जो है ना, x जो है यानी बड़ा जो संपूरक कोण है वो किससे, y से, यानी छोटा से कितना ज्यादा है, ये 18 ज्यादा है। जब ये 18 ज्यादा है इसका मतलब है इसमें 18 ज्यादा है, इससे हम इसको घटा देंगे तो बताओ 18 न अंतर आएगा, जितना ज्यादा है उतने न अंतर आएगा। अन्य तो एक काम करता है, ऐसा भी कर सकता है कि यदि ये छोटा वाला है, ये छोटा संपूरक कोण है और ये बड़ा है, अब बताओ छोटा से बड़ा कितना ज्यादा है, कारण 18 ज्यादा है, तो ये 18 ज्यादा है, ये 18 तब कम हो जाएगा, तो दोनों को बराबर करना है, तो जिसमें 18 कम होगा उसमें 18 जोड़ देंगे, या जिसमें 18 ज्यादा है उसमें 18 घटा देंगे, दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी छोटा कोण और बड़ा कोण इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जिसमें कम है ये छोटा है, कितना छोटा है, तो 18 छोटा है, क्योंकि इससे ये 18 ज्यादा है, इसका मतलब ये 18 कम है, इसमें 18 जोड़ देंगे, दोनों बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा। अब बताओ फिर से वही हो जाएगा, देखो x प्लस वाई को इधर ले आएगा माइनस वाई बराबर 18, देखो वही आ रहा है कि ना, अंतर 18, यानी दो बड़ा संपूरक कोण से छोटा संपूरक कोण को घटाएंगे तो कितना अंतर आएगा, 18। क्यों, क्योंकि 18 ज्यादा है बड़ा संपूरक कोण और छोटा क्या है 18 कम है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम x माइनस वाई बराबर 18 कर दे कि ऐसे कर दे, ऊपर वाला क्या कर दे, ये वाला ये डायरेक्ट। तो देखो जब भी बड़ा छोटा कहेगा तो वहां पर अंतर है ना, घटाने पर अंतर निकलता है, तो जितना ज्यादा होगा वही अंतर आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रश्न से कह रहा है कि बड़ा जो संपूरक कोण है वो छोटा संपूरक y से ये 18 ज्यादा है, तो 18 ज्यादा है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 18 आ गया, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण, यानी पुनः फिर से प्रश्न में क्या कर रहा है, अच्छा प्रश्न में जो है एक जो है वो अपने से निकालना होगा, एक जो समीकरण है वो अपने से निकालना होगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो यानी लिखेंगे कि हम जानते हैं, इसी को सबसे पहले लिखना है। ठीक है, पहले हम लिखते हैं हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल, जानते हैं कि दोनों संपूरक कोण का योगफल, तो क्या लिखेंगे x, एक संपूरक कोण x है और दूसरा क्या है y, और दोनों संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। इसको समीकरण 1 बोल देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरा समीकरण हम लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में यहाँ पर क्या कह रहा है, तो प्रश्न में कह रहा है कि यानी जो बड़ा संपूरक कोण है वो छोटका से ज्यादा है, ये 18, तो ये ज्यादा है, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 18 अंतर आ जाएगा, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। और ये दोनों समीकरण को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात कर लेना है। अब प्रतिस्थापन विधि के बारे में जान चुका है कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से है ना समीकरण युग्म का हल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 अथवा 2 में से क्या करेंगे, किसी एक को हम क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से हम x अथवा y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का वैल्यू निकाल लेते हैं या y का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कहेगा वही निकाल लेंगे। हम इस बार y का वैल्यू निकाल करके तुम लोगों को दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 180 है, हम क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, तो x जो है x को उस पार ले जाएंगे, तो ये प्लस में x था उस पार चला जाएगा, माइनस में x हो जाएगा, और ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, अब इस y का वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे, 1 से निकाले हैं रखेंगे 2 में, तो y का वैल्यू कितना है, तो y बराबर है 180 माइनस x, इसको कहाँ पर रख रहे हैं, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर
तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 18, यही है। तो y के जगह पर हम y समीकरण 1 में से y का वैल्यू को बैठा देंगे। प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यानी दूसरे स्थान को बदल दिए, यानी यहाँ से उठा करके इसके जगह पर ला दिए, यही हुआ प्रतिस्थापित। यानी हम किसी बच्चा को यहाँ से उठाया और इसको उठा करके दूसरे जगह बैठा दिए, तो मतलब प्रतिस्थापित कर दिए, मतलब एक जगह से उठा करके दूसरे जगह स्थापित कर दिए। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापित करना, है ना, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, y का वैल्यू को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो y के जगह पर ही प्रतिस्थापित होगा, जिसका वैल्यू प्रतिस्थापित कर रहे हैं, है ना, उसी के जगह पर न होगा। तो y का वैल्यू कर रहे हैं तो y के जगह पर बैठेगा आकर के, है ना, दूसरे का जगह पर तो बैठेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, y को हटाते हैं और y के जगह पर हम y का वैल्यू रखते हैं। तो y का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखो माइनस चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। कितना है, 180 माइनस x, ठीक है, और इधर बराबर कितना था, 18, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करेगा, x देखो माइनस क्या होगा, अब गुना होगा, माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा 180, है ना, उसके बाद माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा x, अब बराबर 80, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x ये देखो प्लस में x प्लस में x प्लस 2x हो जाएगा, x प्लस x प्लस 2x और माइनस 180 यानी 180 बराबर कितना, 18, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ से हमें किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो सबसे पहले हम 2x का वैल्यू निकालेंगे। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा कि माइनस 180 को उस पार ले जाएंगे, तो उधर है 18 और माइनस 180 को उस पार ले जाएंगे तो प्लस 180 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2x का वैल्यू, तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 808 189 1 का 1 198 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो 2x का वैल्यू 198, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या होगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 से भाग हो जाएगा, यानी 198 को 2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा किसका वैल्यू, x का वैल्यू। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 से भाग दो, 2 9 जा 8 18, 1 बचा और 2 9 जा 18, है ना, कितना आ जाएगा 99, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 99 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू यानी छोटा जो है ना, x किसको माने थे, बड़ा कौन को, तो बड़ा कौन आ गया 99। अब छोटा कौन निकालना है, तो छोटा कौन निकालेंगे कैसे, तो यहाँ पर समीकरण 3 में रख देंगे बड़ा कौन को, x के जगह पर x का वैल्यू, तो ये निकल जाएगा छोटा कौन y का वैल्यू, यानी लिखेंगे समीकरण 3 से, या समीकरण 3 में x बराबर, समीकरण 3 में x बराबर 99 रखने पर, 99 रखने पर रख दो, पुट कर दो इस पर। अब यहाँ पर देखो y कितना है, y इज इक्वल टू क्या है 180 माइनस x। अब बताओ x का वैल्यू आया कितना 99, तो यहाँ पर क्या रख देगा x के जगह पर 99, तो बचा कितना, देखो 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा कितना 7, यानी 17 में 9 गया 88, तो क्या हो गया 81, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ छोटा कौन कितना हो गया 81, ठीक है। अब बताओ बड़ा कौन 99 है, छोटा कौन 81 है, बताओ अंतर है कि ना 18, है ना, अंतर 18। देखो 99 में 81 घटा देंगे, है ना, कितना हो गया 18 है ना, यानी जो बड़ा कौन है 99 वो छोटा कौन 81 है, इससे कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। तो बोलो छोटा वाला में 18 हम जोड़ देंगे, तो बताओ 99 होगा कि ना होगा, बराबर होगा कि ना होगा। यही समीकरण तो यहाँ बराबर करने के लिए किए थे नहीं। अब इसको इधर 81 को यदि हम इधर ले आए, देखो है ना, बराबर कर दिए। अब इसको 81 को इधर ले आएंगे तो 99 घटा 81 बराबर क्या हो गया 18 होगा। तो यही बड़ा कौन था x, यही छोटा कौन है y, तो वही x माइनस वाई बराबर 18 आया था, समझा कि ना। ये संतुष्ट हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है, जो प्रश्न का जो सॉल्यूशन है वो सही है ना, और नहीं आता तो गलत होता है। तो लिखेंगे इसलिए बड़ा कौन कितना हो जाएगा x, और x कितना आया 99, इसका मतलब बड़ा कौन होगा 99 डिग्री, क्योंकि डिग्री में होता है। और तथा छोटा कौन क्या हो जाएगा, यानी छोटा संपूरक कौन, तो छोटा कौन हो जाएगा कितना y, और y का वैल्यू कितना है 81, तो 81 हो जाएगा, 81 डिग्री हो जाएगा क्या छोटा कौन।
तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण ज्ञात करने बोल रहा था। तो बड़ा कोण 99 डिग्री हो जाएगा और छोटा कोण 81 डिग्री हो जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 में है ना, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था और इसका जो है ना समीकरण कैसे निकाले थे वो बताए थे। उस आधार पर है ना इसका भी तो समीकरण निकाल सकता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वेश्चन पहले समझना है। इस तरह का क्वेश्चन सबसे पहले समझना होगा, तभी समीकरण निकलेगा। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ला और 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। तो कह रहा प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इस तरह का अक्सर जो है क्वेश्चन में जो ज्ञात करने का आता है उसी को माना जाता है। अधिकतर क्वेश्चन में यही होता है कि जो ज्ञात करने बोलता है, जो हमें निकालने बोलता है, उसी को हम मान लेते हैं करीब करीब क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कह रहा प्रत्येक बल्ला का मतलब 1 बल्ला और प्रत्येक गेंद का मतलब 1 गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पर जो है 7 बल्ला और 6 गेंद खरीदा है 3800 रुपया में। तो वो 6 गेंद और 7 बल्ला का मूल्य दे दिया है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में मूल्य दिया है 3800। हम अपने से क्या करेंगे, 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य निकालेंगे और किसके बराबर कर देंगे, क्वेश्चन में दिए गए मूल्य के बराबर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 7 गेंद खरीद रहा है और 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहा है। तो 1 बल्ला का मूल्य पता होगा तब तो 7 बल्ला का मूल्य पता करेंगे। 1 गेंद का दाम मालूम होगा तब तो 6 गेंद का दाम मालूम होगा। तो 7 बल्ला का दाम निकाल लेंगे और 6 गेंद का दाम निकाल लेंगे और उसको दोनों को जोड़ देंगे। तो बताओ टोटल मूल्य हो जाएगा। और टोटल मूल्य यहाँ पर दिया है कितना, 3800। तो किसके बराबर हो जाएगा, 3800 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर प्रत्येक गेंद का दाम और प्रत्येक बल्ला का दाम मान लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, तो लिखेगा प्रत्येक बल्ला का मूल्य। प्रत्येक मतलब 1 बल्ला, है ना। प्रत्येक मतलब 7 बल्ला खरीद रहा है ना, तो 7 बल्ला का दाम सेम है ना। 7 बल्ला का दाम क्या होगा, तो सेम दाम होगा, यानी एक ही मूल्य का होगा। इसलिए यहाँ का प्रत्येक मतलब हर एक बल्ला का मूल्य कितना, 100 रुपया, यानी सेम मूल्य है सबका। प्रत्येक बल्ला का मूल्य, प्रत्येक बल्ला का मूल्य हो जाएगा कितना, 100 रुपया। हम मान लेंगे रुपया में है सब। तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेंगे। गेंद का मूल्य कितना रुपया मान लेंगे, मान ले y रुपया। जरूरी नहीं कि x y है, हम मान लेंगे प्रत्येक बल्ला का मूल्य p रुपया। तो प्रत्येक गेंद का दाम q रुपया मान लेंगे, या u रुपया, v रुपया, ऐसे भी हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर कह रहा है, तो ध्यान से देखो प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो ध्यान से सुनो। 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहा है, तो कितना दाम होगा। तो देखो 1 बल्ला का दाम x रुपया, तो 7 बल्ला का दाम कितना होगा, 7x रुपया होगा। 1 गेंद का दाम y रुपया, तो 6 गेंद का दाम कितना होगा, 6y रुपया होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 7 बल्ला खरीद रहा है और 6 गेंद खरीद रहा है। तो बताओ दोनों का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा,
बल्ला का दाम 7x, 6 गेंद का दाम 6y, दोनों को जोड़ दो, टोटल मूल्य कितना होगा 7x प्लस 6y। लेकिन क्वेश्चन में मूल्य कितना दिया है, 7 गेंद और 6 बल्ला का मूल्य दिया है कितना, 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य कितना दिया 3800, तो उसका है 3800 दाम। और हम निकाले हैं 7x प्लस 6y, तो दोनों का तो मूल्य बराबर होगा कि ना होगा, होगा ना। तो इक्वेशन बना गया, यानी समीकरण 1 हो गया। समझ में आ रहा कि नहीं। फिर से पुनः प्रश्न से अब बताओ, अब की बार क्या कर रहा है, बाद में फिर 3 गेंद खरीद रहा है, 3 बल्ला खरीद रहा है। तो बताओ, एक बल्ला का दाम x रुपया, तो 3 बल्ला का दाम कितना होगा 3x। और कितना गेंद खरीद रहा है 5 गेंद, तो एक गेंद का दाम y रुपया, तो 5 गेंद का दाम कितना रुपया 5y रुपया। और दोनों मिला करके कितना दाम हो गया, तो 3x प्लस 5y रुपया, कितना हो गया। और दिया है हमें कितना मूल्य, तो दिया है हमको कितना 1750, तो बराबर में हो जाएगा दोनों का, यानी ये भी 7। देखो इधर भी क्या है 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य, और इधर भी क्या है 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य, तो क्या होगा बराबर हो जाएगा, है ना। दोनों तरफ क्या होगा दाम यानी बराबर है, तो यहाँ पर समीकरण ये 2 हो जाएगा। अब बताओ, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गया, ठीक है। यदि हमसे सिर्फ समीकरण पूछता तो यहाँ 2 नंबरिया क्वेश्चन बनता है, ये लघुत्तरी, यहाँ तक लघुत्तरी। इसके बाद कह रहा है नहीं, बल्ला का भी मूल्य निकालिए और प्रत्येक गेंद का भी मूल्य निकालिए, तो ये दोनों समीकरण को हल करना पड़ेगा। तो हल करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या होगा, जब मूल्य भी पूछेगा तो यहाँ ये 5 नंबरिया क्वेश्चन बन जाता है, और ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समीकरण को फिर हल करना होगा, ठीक है। तो हल कैसे करेंगे, तो अभी हम लोग पढ़े हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। आगे पढ़ेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि को हम लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ विलोपन विधि से भी बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। वज्र गुणन विधि भी है, वज्र गुणन विधि से भी बना सकते हैं, है ना। तो जिसमें आसान होगा, जिसमें सुविधा होगा, है ना, सुविधा लगेगा, उसी को हम क्या करेंगे, उसी विधि को अपना लेंगे। तो यहाँ अभी लुप्तीकरण विधि यानी विलोपन विधि नहीं पढ़ा है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही क्या करते हैं, इसका यानी हल ज्ञात करते हैं। और जैसे ही हल यदि x और y का वैल्यू आएगा, तो समझो क्या आएगा, बल्ला का मूल्य और गेंद का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पर हल कैसे करना है, तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, या 2 से, जिससे भी हो, समीकरण 1 अथवा 2 से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल लेंगे या y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्या निकाल लेते हैं, x का वैल्यू की y का वैल्यू। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताए थे y का वैल्यू निकाले थे, इसको उसके अगले क्वेश्चन में बताए थे, है ना, मतलब उसके पीछे और पिछले क्वेश्चन में x का वैल्यू निकाल करके बैठाए थे। तो कोई भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसमें सुविधा हो वही कर सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखो समीकरण 1 है 7x प्लस 6y बराबर कितना 3800। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, निकालना हमको किसको, x का वैल्यू। तो ये क्या करना होगा, इस 6y को उधर भेजो, ठीक है। तो 6y को उधर जब भेज देगा, तो इधर बचेगा क्या 7x, तो चला जाएगा उस पार मतलब बराबर के उस पार, है ना। तो प्लस 6y उधर चल जाएगा, क्या होगा माइनस 6y। अब बचा क्या, हमको निकालना x है, यहाँ कितना 7x। अब की बार 7 को भी हटाना होगा, तो यहाँ से 7 को हटा देंगे, बचेगा क्या x, और 7 इधर से हट करके उधर जाएगा, किधर जाएगा बराबर के उस पार जाएगा। तो गुना में है, तो इधर आएगा भाग में, समीकरण 3 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 3। अब इस x का वैल्यू को प्रतिस्थापित कर देंगे हम 2 में, समीकरण 2 में, यानी x के जगह पर। तो यहाँ क्या होगा 3i इंटू x के जगह पर इतना बैठा देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, डायरेक्ट लिख देंगे x का वैल्यू को, x का मान को समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, नहीं तो लिखते हैं x का मान, या x बराबर लिख सकता है इतना, है ना, x का मान बोलो या x बराबर लिखो, यही x का मान समीकरण 3 में समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो। तो यहाँ देखो, यहाँ पर जो है कितना है 3x, कितना है 3,
एक्स की जगह पर प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक्स का वैल्यू को, तो एक्स का वैल्यू कितना है इंटू लिख लेंगे गुना में, तो 3800 और माइनस 6y और बटे में कितना है 60। तो एक्स के जगह पर क्या कर दिया, एक्स का वैल्यू को रख दिए, है ना। और उसके बाद क्या करना है प्लस 6y कितना है प्लस 5y अब बराबर कितना हो जाएगा 1750। ठीक है। अब देखो यहाँ इसको क्या करना है, इसको सरल करना है। सरल कैसे होगा, तो इसको गुना कर देगा, तो गुना कर देगा तो 3 से गुना होगा क्या 3800 में, और 3 से गुना होगा माइनस 6y में, तो 3 गुना 3800 कितना हो जाएगा, 3 से गुना करेगा 3 गुना 0 0, 3 गुना 0 0, 3 गुना 8 24 का 4 हासिल 2, 3 3 9 और 2 11, और फिर क्या है माइनस, देखो 3 छक 18y, उसके बाद बटे में क्या है 7, और फिर क्या है प्लस 5y बराबर कितना, बराबर है 1750। ये है। अब देखो आगे यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं एलसीएम, क्योंकि यहाँ 5y है प्लस बटे में क्या है कुछ नहीं तो 1, और यहाँ क्या है प्लस है, तो यहाँ क्या होगा जोड़ होगा, यानी फ्रैक्शन का जोड़ होगा, तो यहाँ 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे 1 गुना क्या होगा ऊपर वाला इतना ही रहेगा, अब माइनस 18y, और फिर देखो यहाँ प्लस का प्लस 1 से 7 को भाग देगा 7 गुना 5y 7 पचे 35y कितना हो जाएगा 7 पचे 35y, अब बराबर 1750। ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना है 11,400, अब माइनस देखो यहाँ माइनस 18y और प्लस 35y कितना होगा, तो 35y में 18y घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो 17y। देखो यार 35 में कितना घटेगा 18, 15 में 8 घटेगा कितना होगा 7, 2 में से 1 गया कितना होगा 17y, चिन्ह क्या रहेगा प्लस, क्योंकि 35 बड़ा है 18 से, तो 18 का चिन्ह रहेगा 18 है, मतलब 35 बड़ा है 18 छोटा है, तो 35 के सामने क्या चिन्ह है प्लस का चिन्ह रहेगा। और देखो ये तिरछा तिरछी गुना कर दो, एक लाइन घट जाएगा, यहाँ कुछ है तो 1 है, तो 1 से इसको गुना कर दिए इतना हुआ, 1 है इधर 1 से गुना किए इतना ही रहा, और 7 गुना 1750 कितना हो जाएगा, गुना कर दो 7 गुना 0 0, 7 पचे 35 के 5, 7 7 49, और जो बचल था 3 9 3 कितना होता है 12, 52 का 2 5, और 7 एकम 7 5 12 कितना हो गया 1250। अब यहाँ से वैल्यू निकलेगा किसका 17y का, तो ये 11,400 को उधर भेज देंगे, तो 12,225 है, और 11,400 उधर जाएगा प्लस से माइनस में 11,400, तो बचेगा कितना बताओ जल्दी। 17y का वैल्यू होगा कितना होगा 0 घटा 0 0, 5 घटा 0 5, 2 घटा 4 यानी 12 घटा 4 8, यहाँ बचा कितना 11 घटा 1, बोलो 11 घटा यानी यहाँ बचा 1 ना, 1 में 1 गया 0, तो कितना हुआ 850 रुपया 850 हुआ। समझ आ रहा है कि ना। y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 850 है, इधर 17 को भेज देंगे उधर, तो क्या होगा गुना से भाग में। ठीक है, तो यहाँ से 17 पचे 85 0, यानी इसलिए y का वैल्यू निकल गया कितना 50, y का वैल्यू कितना निकल गया 50। इसका मतलब एक गेंद का दाम कितना है 50 रुपया, एक गेंद का दाम कितना है 50 रुपया। अब इस y के वैल्यू को हम कहाँ रखेंगे 3 में रखने में आसान सुविधा होगा, हालांकि 1 2 में जहाँ भी रखना है रखो, लेकिन सुविधा होगा यहाँ पर। तो x वैल्यू है y का मान, यानी y बराबर 50, या बोलो y का मान कहाँ पर रख रहे हैं समीकरण 3 में, समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, या प्रतिस्थापित करने पर। तो समीकरण 3 क्या है देखो, तो समीकरण 3 है x बराबर
3800 माइनस 6y अब बटे है कितना 7। अब देखो यहाँ y का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y है कितना 50, तो 6 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 में घट जाएगा कितना 6 पंचे 30, 300 घट जाएगा अब बटे 7 हो जाएगा बराबर। अब बताओ 3800 में 300 घटेगा कितना बचेगा 3500, कितना बचेगा 3500, अब बटे कितना हो जाएगा 7। अब 7 बचे 35, तो 500 बार में कट जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा 500 बार में, तो आ गया कितना 500। अब बताओ x का वैल्यू आया 500, तो x किसको माने हैं बल्ला का मूल्य को, एक बल्ला का मूल्य कितना हो गया 500 रुपया, और एक गेंद का दाम y, तो y का मान कितना है 50, तो एक गेंद का दाम कितना हो गया 50 रुपया हो गया। तो यहाँ से लिख सकता है प्रत्येक बल्ला का मूल्य, इसलिए प्रत्येक बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा 500 रुपया, कितना रुपया 500, तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य, प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा बराबर y कितना है 50 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर थोड़ा सा क्वेश्चन है, थोड़ा जटिल है, हल्का जटिल है, समझ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो आप समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, समझेगा। ठीक है, कभी गाड़ी को रिजर्व किया है? रिजर्व का भाड़ा पहले बोलता है कि इतना, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक रिजर्व होगा, इसका भाड़ा इतना लगेगा, तो रिजर्व भाड़ा हो जाता है, रिजर्व भाड़ा उसका हो गया। और यदि वहां जा करके मन किया कि नहीं और 2 किलोमीटर हमको आगे जाना है, बात किया है जहाँ तक उससे 2 किलोमीटर आगे और जाना होगा, तो कहेगा कि हर 1 किलोमीटर का भाड़ा हम फिर जोड़ लेंगे। तो पहले नियत भाड़ा मान लेते हैं जितना है वो लेगा, और प्लस में जो एक्स्ट्रा दूरी तय करेगा उसको प्रति किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के ले लेगा। कहेगा कि प्रति किलोमीटर भाड़ा 5 रुपया लेंगे, तो जो एक्स्ट्रा तुम 10 किलोमीटर जाएगा तो 50 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ेगा। समझ में आ रहा है कि ना। तो नियत भाड़ा का मतलब हो गया कि वही रिजर्व, कि कहां से कहां तक कितना किलोमीटर के लिए तुम्हारा रिजर्व है उसका भाड़ा तो लगेगा ही, और प्लस में जो एक्स्ट्रा किलोमीटर तय करेगा उसका अलग भाड़ा जोड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। तो वही बात यहाँ पर कह रहा है कि नियत भाड़ा की अतिरिक्त, मतलब उसको छोड़ करके जो दूरी चलेगा उसका है ना अलग से किराया लगेगा। तो मतलब वो चली गई दूरी जो है ना सम्मिलित होगा, अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित होगा, मतलब जुटेगा। अब देखो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। अब बताओ 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिजर्व का जो नियत जो किराया था, नियत जो भाड़ा है वो तो लगेगा ही, वो तो है ही उसमें सम्मिलित। अब प्लस में कितना जा रहा है, कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा अलग से लगेगा प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किलोमीटर के हिसाब से 10 किलोमीटर का अलग भाड़ा, और प्लस में नियत भाड़ा, दोनों मिला करके कितना रुपया बोल रहा है 105 रुपया बोल रहा है।
तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा है, नियत भाड़ा पूछ रहा है और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछ रहा है। तो यही दोनों को मान लेना है यहाँ पर, ठीक है। तो नियत किराया यानी नियत भाड़ा कितना है तो पता नहीं है, हमसे मांग रहा है। तो माना नियत भाड़ा x रुपया, ठीक है, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया मान लिए। ध्यान से सुनेगा। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया। तो ध्यान से सुनो, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना बोल रहा है 105। तो यहाँ पर जो रिजर्व भाड़ा है, नियत भाड़ा जो है वो कितना है x, ये तो लेगा ही, और साथ साथ 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो 1 किलोमीटर के लिए y रुपया, तो बोलो 10 किलोमीटर के लिए कितना रुपया 10 y रुपया। आई दोनों मिला करके कितना है भाड़ा 105 रुपया। समीकरण 1 समझ में आ रहा कि नहीं। यानी 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया बोल रहा है। इसका मतलब है कि नियत किराया भी इसमें शामिल है। नियत किराया और प्लस में 10 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चल रहा है वो 10 किलोमीटर के लिए कितना 10 वाई रुपया, यानी 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का 10 वाई रुपया, दोनों मिला करके कितना है भाड़ा 105 रुपया ले रहा है। फिर पुनः प्रश्न से इस बार अब की बार कितना है 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 155 रुपया। इसका मतलब है कि नियत किराया तो वो है ही, अब प्लस में 15 किलोमीटर चल रहा है एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपया ले रहा है, तो 15 किलोमीटर का 15 वाई रुपया लेगा और टोटल भाड़ा कितना है 155 रुपया। समीकरण 2। अब प्रतिस्थापन विधि से क्या कर लेना है, x और y का हल, x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। x का मान आएगा तो नियत भाड़ा निकल जाएगा और y का वैल्यू आएगा तो क्या होगा प्रति किलोमीटर भाड़ा निकल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको क्या कर लेगा अपने से बना लेगा, बन जाएगा ना जी सर। तो इसको बनाओ अपने से, ठीक है। इसको घर के लिए छोड़ दिए हैं, घर से इसको निकाल के आएगा है ना, इसका हल ज्ञात करके आएगा तो इसका क्या निकल जाएगा नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पता चल जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ समझो क्या समझना है, भिन्न का बात हो रहा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम भिन्न के बारे में समझते हैं, भिन्न आखिर बनता कैसे है। तो ध्यान से सुनो, हल्ला नहीं है ना। भिन्न जो होता है वो अंश अपॉन यानी अंश बटे हर के रूप में होता है, इसी को हम भिन्न कहते हैं। अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं भिन्न कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है अंश होगा और हर होगा। समझ आ रहा कि नहीं। ये जो चिन्ह है इस चिन्ह के ऊपर वाले को कहते हैं अंश नोमिनेटर, और इस चिन्ह के नीचे वाले को क्या कहते हैं हर डिनोमिनेटर, ठीक है। तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है ना बराबर क्या होता है फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न का बात हो रहा है तो हमें भिन्न निकालने के लिए, भिन्न पता होने के लिए अंश पता होना चाहिए और हर पता होना चाहिए। और यहाँ पर हमसे क्या मांग रहा है यानी भिन्न ज्ञात करने का रहा है। तो भिन्न तभी ज्ञात होगा जब हमें अंश और हर पता होगा, और यहाँ पर न तो अंश दिया हुआ है न ही हर दिया हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म, तो यहाँ पर हमको 2 चर मानना पड़ेगा। एक अंश को मान लेंगे, दूसरा हर को मान लेंगे, है ना। तो यहाँ मान लेंगे माना अंश यानी वो जो भिन्न होगा
जो भिन्न हमसे पूछ रहा है उस भिन्न का अंश हम मान लिए कितना x, क्या मान लिए x, तथा हर क्या मान लेंगे y, हर को मान लिए हम y। तो बताओ भिन्न क्या हो जाएगा, बताओ भिन्न क्या हो जाएगा। भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, अंश बटा हर। अब बताओ अंश क्या मान लिए हैं x, हर क्या मान लिए हैं y। तो बताओ भिन्न क्या हो गया x बटा y। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर x बटा y हो जाएगा भिन्न। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई समस्या। चलो भिन्न हमें पता हो गया x बटे y, लेकिन अभी भी x पता नहीं है और y पता नहीं है ना। x और y में ना भिन्न है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमें x पता करना होगा, x निकालना होगा और y पता करना होगा, यानी y निकालना होगा, तभी भिन्न हमें ज्ञात होगा। तो अब क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है, हम क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। देखो प्रश्न से, प्रश्न में कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो देखो कहता अंश में भी 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। तो बताओ तो अंश क्या है x, हर क्या है y, यानी भिन्न है यहाँ पर x बटा y और अंश है यहाँ पर x। x में भी कहता है 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी 2 जोड़ दिया जाए, यानी y में भी 2 जोड़ दिया जाए। तो कहता है ये भिन्न कितना हो जाता है, तो भिन्न कहता है हो जाता है कितना, बराबर 9/11। कहता है ये भिन्न जो है 2 जोड़ने पर ये भिन्न 9/11 के बराबर हो जाता है। यहाँ से समीकरण 1 निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी 11 गुना x प्लस 2। तो देखो 11 गुना x 11x प्लस का प्लस 11 गुना 2 22, फिर बराबर का बराबर, फिर 9 से गुना करो, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 9 गुना y 9y प्लस गुना प्लस प्लस 9 गुना 2 18, 9 दूनी 18। यहाँ से x और y को एक तरफ लाएंगे, यानी बाएं पक्ष में लाएंगे और बिना x y को दाहिने पक्ष रख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 11x 9y को इधर ले आएंगे तो -9y हो जाएगा। उधर क्या है बराबर +18 है और ये +22 को उधर ले जाएंगे, क्या होगा -22 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण आ गया 11x - 9y बराबर 18 में 22 गया -4, समीकरण 1। पसंद मारा कि नहीं, समीकरण क्या आ गया 1 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, समीकरण 2। तो यहाँ से हम पुनः प्रश्न में कुछ कह रहा है, ठीक है, यानी प्रश्न में कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है, अब की बार कहता है कि अंश और हर, यानी कहता है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए। देखो पहले अंश और हर में 2 जोड़ा तो भिन्न हो गया 9/11, और यदि अब की बार कहता है कि नहीं 2 नहीं जोड़े, यदि हम 3 जोड़ दें, अंश और हर में 3 जोड़ दें तो फिर 9/11 नहीं, तो फिर वो 5/6 हो जाता है। तो बताओ यहाँ पर है कितना, अंश कितना है x, हर कितना है y। कहता है दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, यानी हर और अंश में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो फिर भिन्न बदल जाता है। 9/11 न होकर के क्या हो जाता है 5/6 हो जाता है। तो यहाँ से फिर समीकरण 2 निकलेगा। क्या निकलेगा, समीकरण 2 निकलेगा यहाँ से। तो बताओ फिर से क्या करेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, है ना, सरल करेगा। 6 गुना x प्लस 6x प्लस का प्लस 6 गुना 3 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई 5y, है ना, प्लस का प्लस 5 इंटू 3 यानी 5 दिया 15। अब देखो यहाँ पर 6x की प्लस वाई इधर ले आएगा -5y, है ना, अब बराबर उधर क्या है 15, और ये 18 को इस पार से उस पार ले जाना है तो क्या होगा -18 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बताओ 6x - 5y इज इक्वल टू कितना होगा, 15 में 18 घटेगा, क्या बचेगा 3, कितना बचेगा -3, क्या बचेगा -3। समझ में आया ना, 15 में 18 घटने पर क्यों -3 आया। तो देखो यहाँ पर हम एक है ना पढ़े हैं कि प्लस को यदि माइनस से हम जोड़ते हैं तो क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है, और घटने के बाद चिन्ह किसका होता है, जिस संख्या यानी जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह होता है। तो यहाँ पर देखो कि प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो क्या होगा, फिर से प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा। अब बताओ ये प्लस में ये माइनस में, यहाँ पर चिन्ह किसका होगा,
तो बड़ी संख्या का होगा। तो देखो यहाँ +15 है और -18 है। बताओ इसमें बड़ी संख्या कौन है? प्लस की 15 के 18, 18 तो 18 में 15 गया 3 और चिन्ह क्या होगा? 18 बड़ी है, 18 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो क्या हो गया? -3। ये हो गया समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 को और समीकरण 1 को हल कर लेना है। बताओ हल होगा कि नहीं होगा? हल हो जाना चाहिए नहीं। यदि अभी तक प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा, जिनको जिनको समझ में आ गया होगा, उससे तो हल हो जाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? और यदि हमसे यहाँ से हल हो जाता है, यानी x और y का वैल्यू आ जाता है, तो बताओ तो हमको भिन्न पता होगा कि नहीं होगा? भिन्न ज्ञात वो करने बोल रहा है, तो बताओ वो भिन्न क्या हो जाएगा? x बटे y। x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर बैठाएगा, है ना, y का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर बैठाएगा, तो निकल जाएगा भिन्न, है ना? समझ में आ रहा कि नहीं? तो इसको क्या करेगा? इसको घर से हल करके आएगा, ठीक है। और यदि हल नहीं होगा, ठीक है, लेकिन प्रयास जरूर करेगा, है ना। ये नहीं कि हमसे हल नहीं होगा, पहले ही हार नहीं मान लेना है ना। कोशिश करना है, और कोशिश करने के बाद भी नहीं बने तो फिर जब हम कल इसको समझाएंगे तो फिर कल बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए प्रयास करना है। और इतना तक अभी तक तुम लोग प्रतिस्थापन विधि पढ़ चुका है, तो फिर विधि तो वही है, नियम वही है, उसी नियम से बनेगा ये। तो दिक्कत किस बात की? हाँ, दिक्कत कैलकुलेशन में हो सकता है। जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, कमजोर है, उसको दिक्कत आएगा, है ना। तो कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है, ठीक है। कैलकुलेशन से ही क्या होता है? विधि जानने के बाद भी क्या होता है? नियम जानने के बाद भी क्या होता है? प्रश्न हल नहीं हो पाता है। इसलिए प्रश्न में ही, है ना, कैलकुलेशन जो समझाते हैं उस कैलकुलेशन पर ध्यान देगा, है ना। और ध्यान देगा तभी क्या होगा? बेसिक मजबूत होगा, है ना। तो आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।